हमें जो आज हमें हम आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है टीम वर्क, टीम बिल्डिंग। ये बड़ा अफसोस है, टीम्स बिल्डिंग के ऊपर न स्कूलों में सिखाया जाता है न कॉलेज में सिखाया जाता है। लेकिन ये विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान कोई विषय दे सकता है तो वो टीम बिल्डिंग है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश के लिए भी। आज हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों ने शुरू की थी, उसके दुष्परिणाम साफ दिख रहे हैं। लोगों को बांट दिया गया है, लोगों के मन को बांट दिया गया है। देखिए, आज मनोविज्ञान ये कहता है, पश्चिम का विज्ञान ये कहता है कि सबसे बेहतरीन लोग वो होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। यानी भारत सबसे बेहतरीन देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। इस हिसाब से हम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। लेकिन अंग्रेजों ने हमको बांटने के लिए कई तरह के हथियार अपनाए। उसमें से एक हथियार था डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से प्रस्तुत किया गया ताकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन जाए। लोगों को आपस में लड़ाया गया। वो परंपराएं जो हमारे देश की सबसे स्वस्थ परंपराएं थी, उनको नकार दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। आज़ादी के बाद ये हमारे हाथ में था कि हम चाहते तो देश की स्वस्थ परंपराओं को पुनर्जीवित करते, देश की अद्भुत ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया के सामने लाते। लेकिन अफसोस ये कि आज तक हम में से किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं आई कि हम गर्व से कह सकें कि भारत अद्भुत है, पूरा भारत एक है, हर भारतीय एक है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर कुछ और है। तो ये टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा सारांश तो यही है कि हमें सबसे पहले गर्व से कहना है कि हम एक हैं। हम सभी पहले भारतीय हैं, फिर कुछ और है। हमारी सारी प्राथमिकताएं बाद में, पहले हम भारतीय हैं। ये हमें बोलना सीखना है। हमने अगर ये बात समझ ली कि हम किसी भी दूसरी बात से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस बात को देंगे कि भारत मतलब हमारा देश, और ये सबसे पहली बात है, उसके बाद कोई और बात। और जो भी व्यक्ति इस प्राथमिकता को तोड़ रहा है, वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो ये बात हम सबको समझनी है और अपने जीवन में भी अपनानी है और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, टीम तो वही होती है जहां पर समर्पण की भावना होती है। टीम बिल्डिंग आपको सीखनी है या सिखानी है, तो सीखनी है सर। सबसे सबसे अच्छी पाठशाला कौन सी है? वो पाठशाला है जो आपके सबसे पास में है। हाँ, आप समझ गए, आपका अपना घर। टीम बिल्डिंग स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन सौभाग्य से हमारे भारत में अभी भी अद्भुत पारिवारिक संस्कार मौजूद हैं और परिवार से अच्छी कोई पाठशाला संभव ही नहीं है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। आप परिवार का मतलब उस परिवार से मत ले लेना जो अमेरिका के आजकल के फैमिली रिलेशन की बात होती है। उन्होंने वहाँ के परिवारों में और यहाँ के परिवारों में फ़र्क है। वहाँ तो लिव इन रिलेशन को भी परिवार कह देते हैं, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं, उस अद्भुत व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन अद्भुत परंपराओं की बात कर रहे हैं जो हजारों हजारों वर्षों से भारत में मौजूद रही है। तो ये पारिवारिक जो व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति
एक दूसरे की लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता, दूसरे के लिए जीता है। जब आप अपनी माँ को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो अपने लिए तो जीती ही नहीं, वो आपके लिए जीती है, आपके भाई बहन के लिए जीती है, आपके परिवार के लिए जीती है। उसका सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन परिवार के नाम समर्पित रहता है। वो अपना 1 मिनट भी अपने लिए नहीं जीती, पूरा दिन परिवार के लिए ही जीती है। आप अपने पिता को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो अपनी सारी कमाई परिवार के लिए खर्च कर देते हैं। वो कभी भी अपने ऊपर रुपए खर्च करने की नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं कि किस तरह परिवार के सब लोगों के लिए कैसे अपनी आमदनी खर्च करें। इससे अच्छा टीम बिल्डिंग का लेसन क्या होगा? अगर हम स्कूल और कॉलेज को एक बार के लिए भूल जाए, क्योंकि न स्कूलों ने टीम बिल्डिंग सिखाई, न कॉलेज ने टीम बिल्डिंग सिखाई। और अगर आपने कभी टीम बिल्डिंग के लिए काम करने की कोशिश की तो डांट भी पड़ गई। जैसे मान लीजिए परीक्षा के दिन आपके कोई दोस्त किसी कारण से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आपने एक बार के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो संस्कार आपको मिले हुए हैं वो आपने अपना लिए और कहा, दोस्त हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब अच्छा होगा। आपके इस एक लाइन से उनका हौसला बढ़ गया, लेकिन पता है अगले ही मिनट आपके टीचर आपके कान पकड़ के आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका इंडिविजुअल का एग्जाम है, आपकी टीम बिल्डिंग का एग्जाम नहीं है। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी स्कूलों ने अंग्रेजों के उस लक्ष्य पर काम किया जो अंग्रेजों ने मैकॉले से अडॉप्ट किया। मैकॉले को भारत में अंग्रेजों ने इसीलिए भेजा कि पता लगाओ कि इस अद्भुत भारत जैसे समृद्ध देश, जहां पर इतनी जबरदस्त संस्कृति है, इतनी जबरदस्त ज्ञान व्यवस्था है, इतनी जबरदस्त अद्भुत धरोहर है, यहाँ पे हर व्यक्ति यहाँ पर हुनर वाला है, हर व्यक्ति यहाँ पर अद्भुत है, कैसे इस देश को गुलाम बनाए। तो मैकॉले ने कहा कि साहब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करो कि हमको क्लर्क्स मिल सके। तब से ये व्यवस्था शुरू की गई और ये शिक्षा व्यवस्था आज भी चल रही है। और हम लोग कितने मूर्ख हैं, अपने बच्चों को इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेज देते हैं, ऐसी स्कूलों में जहां पर बच्चों को पहले ही दिन से परिवार से तोड़ने की शिक्षा दी जाती है, पहले ही दिन से इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक। कभी भी किसी भी स्कूल के अंदर मुझे बताइए टीम बिल्डिंग के आधार पर एग्जाम होता है? ग्रुप असाइनमेंट्स के आधार पे एग्जाम होता है? नहीं होता। भारत में नहीं होता, विदेशों में होता है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, नहीं होता। क्यों? स्कूलें एक उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं। पहले उनका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों के लिए जो काम कर सकें ऐसे क्लर्क्स बनाना। अंग्रेज चले गए, लक्ष्य वही रहे। अब आजाद भारत में भी हर स्कूल, हर कॉलेज का एक ही लक्ष्य होता है कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार करना, ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए क्लर्क बन सकें या फिर आईएएस अधिकारी बन सकें और भारत सरकार के लिए काम कर सकें, या फिर एक सरकारी क्लर्क बन सकें। आईएएस तो एक दो बनते हैं, बाकी सभी लोग क्लर्क बन जाते हैं। और पूरी आईएएस की एग्जामिनेशन पैटर्न हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन पैटर्न हो, तो पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक, आपकी व्यक्तिगत, आपकी अगर सोच सिर्फ आप तक सीमित है तभी आप इनमें सफल हो सकते हैं। आप टीम बिल्डर हैं, टीम में रह करके काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग टीम परफॉर्मर है, तो आपके लिए न ये सारी बातें आपके लिए संभव ही नहीं। आप ना आईएएस बन पाएंगे, ना आप स्कूल में टॉप कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए प्रोत्साहन ही नहीं। तो अगर हम टीम बिल्डिंग की असली पाठशाला की बात करें तो भारत की संस्कृति में बिखरी हुई सैकड़ों हजारों कहानियां हैं जो हजारों वर्षों से शिक्षा के रूप में काम आई। वो असली भारत की शिक्षा थी।
वो असली भारत की शिक्षा थी जो दादा दादी, नाना नानी अपने अपने परिवार को कहानियों के रूप में सिखाया करते थे, सुनाया करते थे। आपकी पीढ़ी ने शायद कहानियां सुनी होगी या नहीं भी सुनी हो, तो कृपया इन कहानियों को संजो के रखें। अगर आपने सुनी है तो अपनी अगली पीढ़ी को जरूर सुनाएं, और नहीं सुनी तो जरूर सुनें। मुझे ये कहानियां सुनने को मिली थी, और इसीलिए मैं आपके साथ में ये अनुभव शायद साझा कर रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पाठशालाएं थी जो हमारे घरों में दादा दादी और नाना नानी के रूप में मौजूद थी। जब वो कहानियां सुनाते थे तो वो कहानियां नहीं होती थी, वो सबसे बेहतरीन पाठशाला होती थी, ज्ञान होता था वहाँ। कैसे? अब मैं आपको अगर ये कहानी सुनाऊं कि एक बार एक श्रवण कुमार नाम का बालक था, उसके माता पिता दोनों अंधे थे। तो वो क्या करता? वो कमाने के लिए जाता, पेट पालने के लिए जाता, तो कैसे अपने माँ बाप को छोड़ करके जाता? अगर आप श्रवण कुमार होते तो आप क्या करते? श्रवण कुमार की ये कहानी भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से सुनाई जाती रही। ये सच्ची घटना है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। अफसोस ये कि आज की युवा पीढ़ी ने श्रवण कुमार की कहानियां शायद नहीं सुनी हो। लेकिन अगर आप भारतीय परिवेश में पले हो, भारत के गांव में रहे हो, तो आपने सुनी होगी। मेरे घर के अंदर श्रवण कुमार का फोटो टंगा हुआ था, और मेरे पिताजी श्रवण कुमार की कहानी सुनाया करते थे। तो मैंने उनके मुंह से ही श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी, उसका फोटो देखा, और वो गर्व से कहते थे कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आदर्श है। तो इसीलिए जब तक आपके घर में श्रवण कुमार का फोटो है और आपके मन में श्रवण कुमार का आदर्श है, तब तक आप भारतीय हैं। और जिस दिन आपके घर के अंदर किसी विदेशी हीरोइन का फोटो लग गया और वही आपके लिए आदर्श बन गई, तो भले शरीर से आप भारतीय हो, शरीर आपका भारत में रहता है, लेकिन इस देश की अद्भुत विरासत से आप वंचित हो। इस देश की जो सबसे बड़ी विरासत है, इस देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, उस संपत्ति से आप वंचित हो गए। आप हीरों के बीच होते हुए भी उनसे वंचित हो गए। खैर, मुझे खुशी है कि आप में से अधिकांश लोगों ने भारत की इस अद्भुत धरोहर, भारत की इस अद्भुत विरासत को सम्मान दिया है और इसको दिल से लगाया है। तो श्रवण कुमार की बात करते हैं, अद्भुत कहानी है। अगर हम बहुत संक्षेप में बात करें तो वो जहां पर भी जाता था अपने माता पिता को साथ ले जाता था, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि माता पिता दोनों ही अंधे थे और वो चल भी नहीं पाते थे, बूढ़े थे। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सारा तराजू लाया। उस तराजू के अंदर एक तरफ पिताजी को बिठाया, एक तरफ माताजी को बिठाया। वो तराजू कंधे पे डालता और जहां जाना होता चला जाता, और अपने माता पिता का ध्यान रखता था। अद्भुत कहानी है श्रवण कुमार की। उस कहानी को अपन विराम देते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंदर, भारत की अद्भुत इतिहास के अंदर अनेकों ऐसी कहानियां हैं। ये हमारा अफसोस है कि आज के इतिहासकार पश्चिम से सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको आज की किसी भी स्कूल के अंदर श्रवण कुमार की कहानी नहीं मिलेगी। आंखों में आपके दो बूंद आ जाएगी आंसू की, जब आप सुनेंगे कि दुनिया की इस अद्भुत विरासत को भारत की किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि भारत के तथाकथित इतिहासकार जो इतिहास की किताब लिखते हैं, समाज विज्ञान की किताब लिखते हैं, वो सब विदेशी किताबों की कॉपी पेस्ट करते हैं। उनमें से किसी व्यक्ति को भी ये नहीं लगता
कि भारत की इस अद्भुत धरोहर, भारत के इस इतिहास को भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। वो ये इतिहास कभी नहीं पढ़ाएंगे आप। अब ये काम आपका है दोस्तों। आप अगर वाकई भारत को दिल से प्यार करते हो तो भारत की इस अद्भुत विरासत घर घर पहुंचाइए। अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को, अपने परिवारों को इससे जोड़ के रखिए। ये दुनिया के लिए और हम सब के लिए सबसे बड़ा वरदान है। वो कैसा भारत जहां बच्चों ने न भर्तरी, राजा भर्तरी की कहानी सुनी, न नल दमयंती की कहानी सुनी, न राजा राम की कहानी सुनी, न सीता की कहानी सुनी, न कृष्ण की कहानी सुनी। वो कैसा भारत जहां के बच्चों ने न हनुमान की कहानी सुनी, न श्रवण कुमार की कहानी सुनी। वो कैसा भारत जहां बच्चों ने न राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, न उन्हें वो त्याग जो दधीची ने भारत के लिए किया उसके बारे में पता चला, या राजा पुरु का वो कठोर अनुशासन और अद्भुत वाक्य कि ले लो मेरी जान, मेरे शरीर से मांस काट लो, लेकिन इस पंछी को छोड़ दो। ये कहानियां और ये हमारी संस्कृति के जो अद्भुत हीरे मोती हैं, ये आपकी पीढ़ी को आपकी स्कूलों और कॉलेजों ने इनसे वंचित कर दिया। लेकिन अफसोस करने की जरूरत नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में अद्भुत लोग हैं जो भारत की संस्कृति को बच्चों तक बांट रहे हैं। अब आगे का काम आप लोगों का है कि इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना है। देखिए, पश्चिम ने हर व्यक्ति को इंडिविजुअलिस्टिक होने की शिक्षा दी है। आप सिर्फ अपने आप के लिए सोचिए। अब अगर आप भारत की कहानी देखते हैं तो श्री राम जी को तो मौका मिल रहा था, श्री राम जी को मौका मिल रहा था, वो चाहते जो चाहते कर सकते थे, लेकिन अपने माँ को जो पिताजी ने जो वचन दे रखा था उस वचन का पालन करने के लिए 14 सालों के कठोर वनवास के लिए जंगल में चले गए। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो जी रहे थे तो अपने पिताजी के वचनों के लिए जी रहे थे। इन कहानियों से आपको, जहां पर एक तरफ लक्ष्मण के रूप में, राम और लक्ष्मण के रूप में भाई भाई का अद्भुत प्रेम नजर आता है, वहीं आपको ये भी नजर आता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने तिनके तिनके जोड़ करके एक वानर सेना के द्वारा रावण जैसे विशाल साम्राज्य, रावण जैसे विशाल, रावण की विशाल सेना को हरा दिया। टीम बिल्डिंग का अद्भुत मिसाल है ये, अद्भुत मिसाल है। दूसरी तरफ टीम बिल्डिंग की दूसरी मिसाल आपको मिलती है पांडवों के रूप में। 5 पांडव, लेकिन हमेशा यूनाइटेड रहे, एक दूसरे के लिए रहे। किसी एक पर कष्ट आया सब खड़े हो गए एक साथ, एक के ऊपर कष्ट आया सब व्यक्ति एक साथ खड़े हो गए। अद्भुत कहानी है पांडवों की, ये भारत के इतिहास की अमिट पहचान है। आप आज के इतिहासकार इन कहानियों को पूरी तरह से मिटाने के लिए तुले थे। किसी इतिहास की पुस्तक में वो इनको जगह नहीं देते। उनके लिए इतिहास का मतलब विदेशी ज्ञान की कट कॉपी पेस्ट। उनके लिए इतिहास का मतलब जो इतिहास अंग्रेजों ने लिख दिया उसी इतिहास का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दो, वही इतिहास है। क्यों? क्या आपके और मेरे आंख कान नाक नहीं है? क्या हम इतिहास को नहीं समझ सकते? तो हमें भी इतिहास को समझना है और उस इतिहास को बचाना है। टीम बिल्डिंग सीखने के लिए समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सबसे पहली जरूरत है। क्या आप जानते हैं, आज किसी भी देश में आप जाएं, उस देश के अंदर
उस देश से बाहर से आए हुए सबसे ज्यादा सीईओ किस देश से? पूछिए, प्रयोग करके देखिए। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिकन लोगों से पूछिए कि भाई अमेरिका से बाहर से जो आए हुए लोग सबसे ज्यादा सीईओ किस देश से? ब्रिटेन में जाइए, ब्रिटेन में पूछिए, बताइए सबसे ज्यादा सीईओ किस देश के? ब्रिटेन से बाहर। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्या आप में से कोई बता सकता है दुनिया में सबसे ज्यादा सीईओज किस देश से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स किस देश से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। तो चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अगर उस देश के बाहर का कोई सीईओ है तो डेफिनेटली भारत का है। अलग अलग देशों ने अलग अलग पहचान बनाई है। पाकिस्तान ने दुनिया को सबसे ज्यादा आतंकवादी दिए, तो भारत ने दुनिया को सबसे ज्यादा सीईओज दिए। मेरा आपसे बहुत सरल सा प्रश्न है कि ये भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे सफल सीईओ, सीएफओ क्यों बन रहे हैं? कंपनी चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जापान में हो, चाहे यूरोप के किसी देश में हो या अफ्रीका में हो, उनको जब सीईओज की जरूरत पड़ती है और उनके देश में वो सीईओ नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक भारतीय व्यक्ति वहां का सीईओ बन जाता है। क्यों? इसका बहुत सरल उत्तर है, हम लोग हर कल्चर, हर संस्कृति का सम्मान करना सीख जाते हैं। क्यों? हमारा देश बहुरंगी देश है। आप किसी भी शहर में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, शहर तो बड़ी बात है, आपको वहां पे गुजराती भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, मलयाली भाषा भी सुनने को मिलेगी, कन्नड़ भी सुनने को मिल जाएगी, मराठी भी सुनने को मिल जाएगी। दिल्ली के किसी बड़े फ्लैट में जाइए, शाम को वहां पे लोग गार्डन में घूम रहे होते हैं, फ्लैट्स में रहने वाले, तो आपको पता लगेगा एक महिला फोन पर बात कर रही है कन्नड़ भाषा में, कोई दूसरी महिला आएगी वो मलयालम भाषा में बात कर रही है, वो बच्चे मलयालम में बात कर रहे हैं, कोई तीसरे व्यक्ति आएंगे वो असमीज भाषा में बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे की भाषाओं को इतना सम्मान देते हैं, इतनी सांस्कृतिक, ये हमें बचपन से मिल जाती है ट्रेनिंग, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान। आप कहीं पर भी खाना खाने के लिए बैठते हैं, आप अपना टिफिन निकालते हैं या खाने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो सामने पता लगता है कोई बंगाली बाबू, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है वो पंजाब से, अब वो पंजाब से है वो लस्सी का ऑर्डर देता है, आलू के पराठों का ऑर्डर देता है, कोई बंगाली बाबू है वो चावल का ऑर्डर देता है। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भोजन, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान। ये प्रशिक्षण बचपन से मिल जाता है, ऐसा विदेशों में नहीं होता। कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर साफ कहा जाता है कि जो आपकी बात को विश्वास न करे वो व्यक्ति गिरा हुआ है। लेकिन भारत में तो ऐसी परंपराएं रही है कि हम हर भाषा, हर मजहब, हर संस्कृति को बड़े सम्मान से, सबके लिए जगह है। और आप ताज्जुब करेंगे, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर एक व्यक्ति एक ही भाषा जानता है, और भारत ऐसा मुल्क है जहां हर व्यक्ति कम से कम 2-3 भाषाएं तो हर व्यक्ति जानता है। मैं भी 2 भाषाएं जानता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी, और 3 भाषा, तीसरी भाषा को भारत सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, राजस्थानी भाषा। अद्भुत भाषा है राजस्थानी भाषा, लेकिन हम राजस्थानियों में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम वर्क नहीं है, इसलिए अपनी भाषा को अभी तक पहचान नहीं दिला पाए। 1920 के अंदर इटली का महान इतिहासकार टेसिटोरी भारत आया था।
अंग्रेजों के कहने पर। अंग्रेजों के कहने पर वो बीकानेर, मेरे शहर बीकानेर आया और हमेशा के लिए बीकानेर का हो गया। उसने बीकानेर की भाषा सीखी। बोला अद्भुत भाषा है, अद्भुत संस्कृति है। उस समय बीकानेर की डिक्शनरी में 5,000 शब्द थे, 5 लाख शब्द थे, जो ऑक्सफोर्ड की उस वक्त की डिक्शनरी से ज्यादा बड़ी डिक्शनरी थी। लेकिन अफसोस ये कि आज दिन तक बीकानेर की भाषा को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, राजस्थानी भाषा को स्वीकार नहीं किया है, ये भाषा ही नहीं। खैर, अब हम बात करते हैं भारत की इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत पर। इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के कारण आपके डीएनए में ये बात आ गई कि आप विविधता का सम्मान करते हैं, आप डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपके डीएनए का पार्ट है। आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपसे अलग हूं, आप उसका सम्मान करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये आज से नहीं है, हजारों वर्षों से। इतनी जबरदस्त विरासत है, आज की नहीं, हजारों वर्षों की। आपको ताज्जुब होगा, ये आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये बात। इतिहासकार ये बातें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ये बातें बताऊंगा आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे इतिहास की किताबों में होना चाहिए था, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि अशोक जैन भी था तो बौद्ध भी था। अशोक के बेटे, अशोक के पिताजी, दादाजी हिंदू संस्कृति को भी अडॉप्ट करते थे, जैनिज्म को भी अडॉप्ट करते थे, बौद्ध संस्कृति को भी अडॉप्ट करते थे एक साथ। ये विविधता की अद्भुत संस्कृति थी। ये तो आजादी के बाद में, ये हमारी जो अभी की परंपराएं हैं जिसमें ये बांध दिया जाता है कि बताओ आपका धर्म क्या है, आपका धर्म एक ही है। ये आज की मजबूरियां हैं। मुझसे जब कोई पूछता है कि बताओ कंस आपके रिलीजन में क्या टिक लगाए, मेरी इच्छा होती है मेरे 2-3 टिक लगाओ ना रिलीजन, मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, वो भी हूँ। लेकिन ये आज की मजबूरियां हैं, एक पे ऊपर ही टिक लगाना पड़ता है। लेकिन भारत की ये परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। भारत की ये परंपरा नहीं है। भारत के अंदर जो राजा थे, अद्भुत राजा, एक से एक बेहतरीन राजा, जिनकी कहानी सुनकर के हम रोमांचित हो जाते हैं। वो हिंदू धर्म का भी पालन करते थे, जैन धर्म का भी पालन करते थे, बौद्ध धर्म का भी पालन करते थे। ये परंपराएं अंग्रेजों के आने के बाद खत्म हुई। जो भारत की राजा बन गए, जो भारत में रह गए, वो भारत की संस्कृति के दीवाने हो गए। मुगल आए, विदेशी, जब वो आए तो बहुत क्रूर थे। उनके लिए एक ही मतलब होता था, मारो, जो मेरे धर्म का नहीं है उसको मारो। लेकिन वो जब भारत में रहे तो भारत की संस्कृति के वो भी दीवाने बन गए। अकबर, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि अकबर ने जैन संत को प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे ज्ञान लिया और हमेशा के लिए मांसाहार छोड़ दिया। ये बात आपको किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी जानकारी कि अकबर ने मांसाहार हमेशा के लिए छोड़ दिया। अकबर मांसाहारी नहीं था, ये इतिहास की पुस्तक में नहीं मिलेगा। ऐसी बातें थी, अद्भुत बातें हैं। ये दिखाता है भारत की संस्कृति को कि यहाँ पर हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे, कितनी जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत थी हमारी। वो कोई भी मंदिर हो, हर व्यक्ति उसमें जाते थे। अगर शहर का कोई मंदिर है, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, उस मंदिर में जाते थे, क्योंकि ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, हम सबकी प्रॉपर्टी। ये नहीं है कि ये मंदिर इसी का है, इसी धर्म के लोग जाएंगे, ऐसा नहीं। और मैं तो सौभाग्य से इसी सांस्कृतिक विरासत में पला बढ़ा हूँ। जब मैं अमृतसर जाता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है। वहां के गुरुद्वारे के अंदर अद्भुत आनंद मिलता है। उस आनंद की किसी से तुलना ही नहीं हो सकती। मेरे शहर में जब मैं भांडासर मंदिर में जाता हूँ, अद्भुत मंदिर है, घी का बना हुआ है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, पूरा बिल्डिंग घी से बना हुआ है, पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि उस जमाने के अंदर पानी बहुत अनमोल था बीकानेर। तो पूरा मंदिर घी में बना हुआ है।
तो उस मंदिर में भी जाता हूँ तो उसके ही पास में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भी जाता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब की सांस्कृतिक धरोहर, जिसको बचाना, जिसको बनाना, जिसको डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन इसी सांस्कृतिक धरोहर ने हमको टीम बिल्डिंग की कल्पना दी कि टीम तभी बन सकती है जब आप अपने से इतर दूसरों का सम्मान करना शुरू करो, अपने से इतर दूसरों को दिल से सम्मान करना शुरू करो, तब टीम बिल्डिंग। और एक दूसरे के साथ में मिल करके कदम से कदम बढ़ाने की बात होती है। टीम बिल्डिंग में साइनर्जी होती है। आप अभी एक आपकी स्कूली शिक्षा ने, कॉलेज शिक्षा ने आपको खाली इंडिविजुअलिस्टिक बनाया है। अब इसको आप छोड़ देते हो, जो कुछ सीखा है उसको भूल जाते हो, और जो कुछ आपको घर पे सीखने को मिला, अपनी माँ से सीखने को मिला, अपनी दादा दादी से सीखने को मिला, अपनी नाना नानी से जो सीखने को मिला, उसको जीवन में अंगीकार कर लेते हो, तो आप टीम बिल्डिंग के रास्ते पर चल निकलते हो, और फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीम की तरह काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, फिर आप 1 और 1 2 नहीं होते हो, 1 और 1 11 हो जाते हो। भारत में यही चीजें सिखाई जाती है। अफसोस ये कि विदेशी ज्ञान यानी वो ज्ञान जो हमने पश्चिम से कॉपी पेस्ट किया, उसमें परिवार संस्था का कोई वैल्यू नहीं। ये वो संस्कृति है जिसमें पति पत्नी की मजाक उड़ाता है, पत्नी पति की मजाक उड़ाता है, और ये मजाक उड़ाना फैशन है। परिवार को परिवार की तरह रखा ही नहीं जाता, परिवार को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन माना जाता है। जिस दिन जी में आता है पति पत्नी को छोड़ देता है, जिस दिन जी में आता है पत्नी पति को छोड़ देती है। अमेरिका के अंदर अगर किसी व्यक्ति का तलाक होता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये नॉर्मल है। एक व्यक्ति के जीवन में 2-2 3-3 शादियां हो जाती है, 2-2 3-3 तलाक हो जाते हैं, ये वहां का नॉर्मल है। आप बताइए, आज हम उसी को कॉपी पेस्ट करके भारत में परोस रहे हैं। उन लोगों को न परिवार, न सामाजिक समरसता, न सांस्कृतिक, उनको ये सब मिले ही नहीं, परिवेश में ही नहीं मिले। अमेरिका का इतिहास कितना है, 200 साल 300 साल। यूरोप का इतिहास कितना है, 1500-2000, बस, उससे पुराना इतिहास नहीं है। इसलिए उनकी इतिहास की किताब में 2000 साल पहले कुछ था ही नहीं। उनके लिए इतिहास मतलब मैक्सिमम 1-1500-2000 साल, बस, इससे पहले कुछ नहीं। उनकी तो विवशता है, लेकिन भारत के प्रोफेसर्स की क्या व्यवस्था है, भारत के इतिहासकारों की क्या व्यवस्था है। इन्होंने भी इतिहास की किताब या सामाजिक विज्ञान की किताब लिखी तो इतिहास मतलब 2000 साल पुराना, बस, उससे पूरा पहले कुछ नहीं। अरे कितने अफसोस की बात है, इंग्लैंड और अमेरिका के लोग इतिहास मतलब 1000 साल पुरानी बात लिखें तो समझ में आता है, वहां था ही नहीं इतिहास में कुछ। लेकिन भारत का इतिहासकार ऐसा क्यों लिख रहा है? आपको भारत की किसी भी सोशल साइंस की किताब में, इतिहास की किताब में ये नहीं मिलेगा कि हिस्ट्री मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इस इतिहास का मतलब हजारों सालों की होती है सांस्कृतिक विरासत, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? बात वही है, जिन्हें आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मान रहे हैं उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं, कोई रत्ती भर भी देश के प्रति, हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति रत्ती भर भी विश्वास नहीं। उनके अंदर भारतीय होने के लिए कोई गर्व नहीं। उनके मन में बस एक ही मात्र सत्य है, सत्य वही है जो यूरोप यूरोप के इतिहासकार ने लिख दिया, वही सत्य है, उसी की कॉपी पेस्ट करना ही हमारा जीवन का मकसद है, यही उनके जीवन का मकसद है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप में से कई लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि भाई बताओ कि ये अकाउंटिंग
आप लोग लेखा शास्त्र के लोग, अकाउंटिंग के लोग, बताओ ये अकाउंटिंग का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? तो आप कहेंगे साहब फला फला व्यक्ति ने आविष्कार किया। मेरा आपसे प्रश्न होगा कि भारत में तो अकाउंटिंग हजारों सालों से है, सिस्टमैटिक बुक कीपिंग हजारों सालों से चल रही है, तो आप उसको क्या मानेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो अद्भुत भारत की व्यवस्थाएं जो हजारों सालों से भारत में मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कमी हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी अच्छाइयों को दुनिया के सामने सीना पूरे विश्वास के साथ कभी नहीं रखा। ये हमारी कमजोरी। कमी आपकी और मेरी है कि हम लोगों ने कभी भी दुनिया के सामने विश्वास से नहीं कहा, ये नहीं कहा कि देखिए हम दुनिया की हजारों सालों पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हमने कभी भी दुनिया के सामने ये नहीं बताया कि हमें गर्व है परिवार की व्यवस्थाएं, सामाजिक संरचना की व्यवस्थाएं ये अद्भुत है, हमें इन पर गर्व है। आज पश्चिम किस प्रकार का साहित्य लिख रहा है? वो ये लिख रहे हैं कि भारत के लोग पिछड़े हुए लोग, उन्हें नहीं पता कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, वहां पे नारी का सम्मान नहीं। तो आपको अफसोस आप पर नहीं होना चाहिए, आपको ये अफसोस होना चाहिए कि जो ये लिख रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति का अंदाजा नहीं है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का उन्हें अंदाजा नहीं है। ये उनका उनका अफसोस है और हमारा अफसोस है कि हमने बताया नहीं। हमने कभी आत्मविश्वास से लोगों को नहीं बताया कि हम कितने महान देश से, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमने कभी गर्व नहीं किया। और इसी से दुनिया ने ये मान लिया कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलिए, टीम बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने अद्भुत व्यवस्थाएं स्थापित की थी। यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज थी, जहां पर लोगों को समूह में रहने का प्रशिक्षण मिलता था। हाउ टू लिव इन कम्युनिटी, समूह में साथ में कैसे रहें और कैसे एक दूसरे की मदद करें। वो प्रशिक्षण, एक दूसरे की मदद करने का प्रशिक्षण, एक दूसरे के साथ में रहने का प्रशिक्षण, ये सबसे बड़ी ताकत था हमारा। आप लोगों को पता है, एक ऐसा समय आया था भारत के अंदर, एक से एक बढ़कर के विश्वविद्यालय थे, एक से एक बढ़कर के ज्ञान के केंद्र थे, जहां पर किस प्रकार से हमें साथ में रहना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसकी जबरदस्त प्रशिक्षण मिलती है। एक बार के लिए आपने बचपन में सुनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। उस कहानी को जो अपने बचपन में सुनी होगी, उस कहानी को याद करिए। चाणक्य एक बिल्कुल साधारण से बालक चंद्रगुप्त को लेकर के प्रशिक्षण देता है। चाणक्य को घनानंद नामक राजा ने, जो पाटलिपुत्र का राजा था, उसने देश से निकाल दिया था। चाणक्य भेड़ पालने वाले एक व्यक्ति से उसके बेटे को हमेशा के लिए ले लेता है। उसको कहता है कि मैं इसे भारत का सम्राट बनाऊंगा। चंद्रगुप्त चाणक्य का बेटा नहीं है, चंद्रगुप्त एक चरवाहे का बेटा है, जिसको चाणक्य अनुरोध करके कहता है कि देश के लिए इस बालक को मुझे दे। चाणक्य उसको अपने साथ विश्वविद्यालय ले जाता है, पढ़ाई कराता है, और फिर भारत के ऊपर, उस वक्त भारत में सबसे बड़ा राज्य होता है पाटलिपुत्र,
उस पाटलिपुत्र के राज्य पर, उस पाटलिपुत्र के राजा के पास में कहते हैं उस वक्त करीब 2 लाख लोगों की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। दुनिया भर के हाथी, घोड़े, हथियार वगैरह जो थी, उस टाइम की जो हथियार थे, ये बात है 2300 साल पुरानी। आज के समय में और उस समय में बहुत फर्क था टेक्नोलॉजी में। उस युद्ध में कौन जीता? पहले एक, युद्ध में तो वो जीते थे, हाँ, घनानंद। घनानंद। एक तरफ घनानंद की विशाल सेना थी, 2 लाख से ज्यादा सैनिक, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग थे। चंद्रगुप्त, उसके पास सेना नहीं थी, उसके क्लासमेट्स थे, दोस्त थे, जो उसके साथ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो इनकी करीब 1000-1500 लोगों, दोस्तों का ग्रुप था। वो चाणक्य के मार्गदर्शन में युद्ध कर रहे थे घनानंद के खिलाफ। तो सब पकड़े गए, जेल में डाल दिए गए। फिर चाणक्य ने इन सबको निकाला जेल से और बाहर आए, भागे, जंगल जंगल भाग करके जा रहे थे। रास्ते के अंदर जंगल में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में ये लोग रुके। बुढ़िया से अनुरोध किया कुछ खाने पीने का हो तो दो। इन सब ने अपना वेश बदल लिया था ताकि कोई पहचान न सके। वो बुढ़िया ने खिचड़ी परोसी और चंद्रगुप्त खिचड़ी खाने लगा। खिचड़ी खाते समय खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाला और हाथ जल गया उसका। तो बोला खिचड़ी बड़ी गर्म है। तो बुढ़िया बोली तू तो चंद्रगुप्त की तरह बेवकूफ है। तो चंद्रगुप्त, जिसका वेश बदला हुआ था, बोला ये चंद्रगुप्त कौन है? तो बुढ़िया बोली चंद्रगुप्त एक बहुत निरा बेवकूफ व्यक्ति है, जो चाणक्य नाम के दूसरे बेवकूफ का स्टूडेंट है। उसको नहीं पता कि युद्ध किया जाए तो कैसे किया जाए। तुम्हारी तरह खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल रहा है। तुम्हें खिचड़ी खानी है, खिचड़ी के बॉर्डर से खाओ, किनारे से खाओ। चंद्रगुप्त में अकल नहीं है। अगर उसमें अकल होती तो वो घनानंद के राज्य पे, सेंटर पे अटैक नहीं करता, बॉर्डर पे अटैक करता। बुढ़िया की इस सीख से चंद्रगुप्त को बहुत ज्ञान मिला। उसके बाद चंद्रगुप्त ने कभी घनानंद पे सीधा अटैक नहीं किया। उसने घनानंद की सेना की जो सीमा थी, उस सीमा पे अटैक किया। एक एक जिले को जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया, और फिर एक दिन पूरे घनानंद के साम्राज्य को अपना कब्जा कर लिया। फिर पूरे भारत का सम्राट बन गया। इस चंद्रगुप्त ने, जो कोई राजा का बेटा नहीं था, चरवाहे का बेटा था, उसने बहुत अद्भुत शासन किया। सभी भारत के धर्मों को, भारत की व्यवस्थाओं का सम्मान किया, अपने जीवन में अपनाया। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा, भारत के अंदर उस वक्त बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं थी। जीवन आश्रम में बटा हुआ था। तो लास्ट में चंद्रगुप्त ने वानप्रस्थ आश्रम अडॉप्ट किया, संत बन गया, ऋषि बन गया, और यहां तक कि उसने अपना प्राण अपनी मर्जी से त्यागा। मौत अपने आप नहीं आई, चंद्रगुप्त ने स्वागत किया मौत का। जैनियों का एक सिस्टम होता है, जैन व्यवस्था का, जिसको बोलते हैं संथारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा व्यवस्था के तहत हंसते हुए अपने प्राण छोड़े। ये भारत की अद्भुत धरोहर है। आप चंद्रगुप्त की कहानी या अशोक की कहानी या उससे भी पुराने जमाने की कहानियां, राम और कृष्ण की कहानियां जब आप पढ़ते हैं तो गर्व से पुलकित हो जाएगा आपका मन कि हम कितने महान देश से, हम कितनी महान संस्कृति से, हम कितनी अद्भुत धरोहर से, हमारे पास कितनी अद्भुत धरोहर। तो मेरे को कुछ पूछना था। स्वागत मैं है, ये आप बातें सबका तो ऐसे ही स्वागत है। करता हूँ सर, कि ये इसने अपने, मतलब कि हिस्ट्री इतनी अच्छी रही हुई है सर। जैसे चंद्रगुप्त हो गए, राम जी हो गए, उसके बाद कृष्णा जी। लेकिन सर अपनी हिस्ट्री को सर इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है सर,
कि किस चीज़ पे भरोसा करना है वो चीज़ मुश्किल हो गई है। जैसे सर आपको रामायण। आपको हमारी आधुनिक व्यवस्थाओं से इतिहास तो मिलता ही नहीं है। अब ये आपका काम है इतिहास को वापस सजाना, संवारना, वापस प्रस्तुत करना। क्या इतिहास, आधुनिक जैसा सामाजिक एग्जाम्पल सर। विज्ञान और इतिहास की किताब में कहीं पर भी आपको विस्तार से प्रहलाद की कहानी मिलती है? आपको क्या कहीं पर भी राम और कृष्ण की विस्तृत कहानियां मिलती है? नहीं मिलती, प्रॉपरली मिलती ही नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहासकारों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया है। किसी ने भी भारत के इतिहास को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन आपको, अगर आपकी आपने। ज्ञान की इच्छा है, मन में ललक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर है एक। गीता प्रेस गोरखपुर बहुत शानदार प्रकाशन हाउस है। उसने ये बीड़ा उठाया कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति हर घर में पहुंचनी चाहिए। तो उसने भारत के इतिहास और संस्कृति पे मौलिक पुस्तकें, बहुत शानदार पुस्तकें प्रकाशित की और बहुत कम कॉस्ट पर प्रकाशित की। और वो उसकी पुस्तकें आपको हर रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर का शॉप होता है वहां पर। आपको वहां पर भारत के इतिहास की अनेकों पुस्तकें मिल जाएगी, जिनको आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत कम दाम। यानी पूरी रामायण आपको 100 रुपए के अंदर मिल जाएगी, इतनी सस्ती। तो ये, इसके लिए हमें गीता प्रेस गोरखपुर और इस तरह की संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अद्भुत काम कर रहे हैं। जो काम भारत सरकार ने नहीं किया, वो गीता प्रेस गोरखपुर कर रही है। साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम, अद्भुत कार्य। ऐसे अनेक ऑर्गेनाइजेशन है, अनेक ऑर्गेनाइजेशन सर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। सर आपका ये रावण एक आर्यवत का एनिमी, ये बुक जैसे बनाई हुई है, उसके बाद शिवा द मेहुला, और इससे सर आपका क्या रिएक्शन है? मतलब उसने जैसे अपनी हिस्ट्री को लेके जो एक इमेजिनेशन के थ्रू बनाया हुआ है, तो ऐसी बुक्स मतलब कि ये तोड़ने का काम नहीं करती सर। ये तो आप और मतलब जो अपनी हमको हिस्ट्री को। देखनी भी नहीं चाहिए, ना ये देखनी चाहिए, ना इन पर चर्चा करनी चाहिए। अगर आपको वाकई रामायण या कोई पढ़ना हो, या रावण के बारे में कुछ भी पढ़ना हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर है, उसको आप पढ़िए, वो अद्भुत है। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आप उर्दू जानते हो तो उर्दू रामायण है, बहुत शानदार ग्रंथ लिखा हुआ है उर्दू रामायण। ये मुसलमानों ने लिखा है, किसी और देश की बात नहीं कर रहा, ये आपको भारत में ही मिलेगा कि भारत में मुसलमानों ने कितनी बेहतरीन उर्दू रामायण लिखी है। उसमें भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है, सीता के बारे में लिखा है। उर्दू रामायण मुसलमानों की लिखी हुई है, बहुत शानदार किताब है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा आप। जैन रामायण पढ़िएगा आप। हालांकि थोड़ा थोड़ा इतिहास में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जैन रामायण के अंदर, क्योंकि राम को एक भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है और वो अहिंसा के ऊपर का पालन करते हैं, तो वो कहीं पर भी हिंसा नहीं करेंगे अपनी उस कहानी में। जैन रामायण के अंदर राम कहीं पर भी किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि जैन का सिद्धांत यही है कि आप हिंसा मत करो, कभी भी हिंसा मत करो। इसलिए राम राम के हाथ से वो कभी भी हिंसा नहीं दिखाएंगे। तो आप उसको पढ़िए, आपको आनंद मिलेगा। पर ये भी ध्यान रखिए कि ये कहानी इसकी लिखी हुई है, तो थोड़ा सा मत में फर्क आ जाएगा। वो अपने, क्योंकि जैनियों का बेसिक उसूल होता है अहिंसा, इसलिए वो कहीं पर भी हीरो से अहिंसा नहीं कराएंगे। लेकिन आप आधुनिक ये जो कहानियां चल रही है, वेब सीरीज चल रही है, इनके ऊपर मत जाइए। ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको अगर पढ़ना है, सबसे ऑथेंटिक किताबें हैं गीता प्रेस गोरखपुर, आप उसकी किताबें पढ़िए। भारत के इतिहास पर अद्भुत किताबें हैं, बहुत किताबें हैं। अकेले आप तो वो किताबें पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान है, इतना सारा ज्ञान है गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों में कि आप वो पूरी किताबें पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना किताबें। और उससे परे देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी आप। थैंक यू सर। हाँ, तो भारत की इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत को बचाना आपका काम है। आप नहीं बचाएंगे, या आप नहीं इसको पढ़ाएंगे, या आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
तो नतीजा वही निकलेगा कि कोई फिल्म आएगी, वो फिल्म भारत के इतिहास को पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड रूप में प्रेजेंट करेगी, युवाओं को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगी। नई पीढ़ी के मन में भारत की इस अद्भुत संस्कृति के प्रति कोई सम्मान ही नहीं बचेगा और उनकी बचपन से यही तमन्ना होगी कि जैसे ही बड़े हों भारत को छोड़ो, विदेश जाओ और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग जाओ। दरअसल यही चाहती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सभी यही चाहती है कि हर भारतीय व्यक्ति मन में यही सपने रखे कि जितना जल्दी हो सके पढ़ाई लिखाई करूं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग जाऊं और फिर पूरी जिंदगी भारत से बाहर रहूं, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता रहूं। हर विदेशी कंपनी यही चाहती है, हर बहुराष्ट्रीय कंपनी यही चाहती है। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो इनके कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो यही चाहते हैं। लेकिन आपका अपना फर्ज क्या है, आपका दिल क्या कहता है, ये आपको सोचना है और उस अनुसार आपको निर्णय लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये करें या वो करें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी सीईओ होंगे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के, तो उस पोस्ट पर रहते हुए आपको उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के हितों को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के हितों के लिए ही काम करना पड़ेगा। उस कंपनी को कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं और उस कंपनी में इन्वेस्टर कौन है, उनके हितों को आप टॉप प्रायोरिटी देंगे। आपकी ये प्रायोरिटी होगी कि उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को अधिक से अधिक पैसा दे सके, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर आप जब तक आप उस पोस्ट पे नहीं जाते तब तक तो आप स्वतंत्र हैं। आप बिना किसी चश्मे के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिल्कुल खुले दिल से, खुली किताब की तरह दिल से ये सोचिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तय आप कर सकते हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तब तक आप किसी के अधीन नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। आपके विचार किसी के बंधे हुए नहीं हो सकते। तब तक तो स्वतंत्र विचार रखो। फिर अब नौकरी जिस दिन बहुराष्ट्रीय कंपनी की करेंगे तो उस दिन तो खैर आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी के हितों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक आप भारत के लिए सोचिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए सोचिए। हो सकता है आपके मन में जज्बा आए, कोई विचार आए और आप ये तय कर लें कि नहीं, मैं तो इस देश की सेवा के लिए ही अपने आप को समर्पित करूंगा। हो सकता है आप बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करने का ख्याल ही छोड़ दें। हो सकता है आपको कोई और दोस्त मिल जाए, दो चार दोस्त मिलकर के आप पार्टनरशिप में एक बेहतरीन काम शुरू कर दें। भारत के अंदर जो व्यवसाय के जो सिस्टम थे पुराने, उनमें हमेशा से मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा दी गई थी। आपको किसी भी दूसरे देशों में ये HUF नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा। HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे बेहतरीन बिजनेस फॉर्मेट है, सबसे शानदार बिजनेस फॉर्मेट है। लेकिन इसकी तारीफ कोई विदेशी नहीं करेगा क्योंकि विदेशों में है ही नहीं। किताबों में इसके बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि विदेशों में है नहीं, और हमारे लेखक तो विदेशों से कॉपी पेस्ट करते हैं। ये अद्भुत बिजनेस परंपराएं थी जो अब खत्म हो रही है। आप इनको भी देखिए, समझिए। HUF सिस्टम भारत के अंदर हजारों वर्षों से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जबरदस्त रही है। मैनेजमेंट के इतने शानदार प्रिंसिपल्स रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं बताएगा, कोई किताब नहीं बताएगी। अफसोस ये है कि कोई भी भारतीय लेखक भी उस पर नहीं लिखता। जैसे मैं मारवाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम के बारे में बताता हूँ आपको, कोई किताब नहीं मिलेगी आपको ये बताने वाली। भारत के अंदर मारवाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के तहत क्या होता था कि हर शहर में बिजनेसेस होते थे, उनकी गद्दियाँ होती थी। गद्दियाँ मतलब उनका बिजनेस हाउस, और उन गद्दियों के द्वारा वो लोग अपना बिजनेस करते थे। वो बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन के साथ अपना बिजनेस करते थे। इंटरेस्ट वगैरह का प्रॉपर कैलकुलेशन होता था उनका।
लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते थे। उनके यहाँ पे जो मुनीम होता था उसको वो अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते थे, बहुत सम्मान देते थे, बहुत बेहतरीन ढंग से उसके साथ में पेश आते थे और मुनीम वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते थे। ये आज की नहीं, सैकड़ों वर्षों की उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, जिनको किसी भी किताब में आपको मिलेगा नहीं। फिल्मों में देखने को मिलेगा तो डिस्टॉर्टेड रूप में मिलेगा। फिल्मों में हमेशा उनको निगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि फिल्म निर्माताओं के अपने एजेंडा होते हैं, वो अपने उद्देश्यों के साथ में काम करते हैं। फिल्म निर्माताओं का एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये बात बढ़ानी है, ये बात, इस बात को फैलाना है, इस बात को प्रमोट करना है। और ज़्यादातर फिल्मों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की परंपराओं को, भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज को हमेशा निगेटिव रूप में ही प्रस्तुत किया है। आपकी नहीं पर आपकी अगली पीढ़ी के मन में भारत की संस्कृति के प्रति इतना तिरस्कार होगा, इतनी नफरत होगी, वो पहले ही दिन से भारत छोड़ करके विदेश जाने के लिए लालायित होगी। क्यों? क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को इतना नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है फिल्मों में और वेब सीरीज में, जिससे हर व्यक्ति के मन में इसके प्रति नफरत पैदा हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर व्यक्ति विदेश जाए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करे। ये एजेंडा है। जैसे आज टूल किट की बात होती है, अब आप सब समझ गए कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होता है वो सब स्पॉन्सर्ड है, टूल किट के द्वारा है। आज दुनिया भर की मिसलीडिंग खबरें हम सब पढ़ते हैं सोशल मीडिया से, हम सब लोगों को बहकाया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा हमारे विचारों को प्रभावित किया जाता है। तो ये सब हमको समझ में आने लग गया कि टूल किट नाम की कोई चीज़ है और किस प्रकार से लोग टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आप ये भी समझ गए होंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होती है। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ निवेशक होते हैं जो कोई टारगेट लेकर के काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो उनके कुछ हिडन एजेंडा होते हैं। वो एक विचार फैलाना चाहते हैं, एक विचार समाज में थोपना चाहते हैं, समाज के विचार बदलना चाहते हैं, एक एजेंडा के साथ में काम करते हैं। ये बात आपको समझनी है और आपको अपने विवेक को जागृत करना है। आपके अंदर जो चेतना है उसके ऊपर विश्वास करना है। कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल सकता है, आपके विचारों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब तक आपकी चेतना सशक्त है, आप अपने आप पर विश्वास करते हो, आप कितने भी बड़े झूठ को समझ सकते हो, सही और गलत का फैसला ले सकते हो, क्या सही है क्या गलत है ये पहचान कर सकते हो। ये क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती है ना। जिस तरह एक जौहरी, जौहरी मतलब जो हीरे जवाहरात का काम करता है उसको जौहरी कहते हैं, या ज्वेलर कहते हैं, या ज्वेलरी ट्रेडर कहते हैं। तो वो, उसके सामने बड़ी चुनौती होती है कि हीरे को और कांच को डिफरेंशिएट करना। कई बार नकली हीरे होते हैं जो हीरे जैसे दिखते हैं, हम और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये हीरा है ये नकली है। वैसे ही आपको भी जो भी आपके पास आ रहा है इनपुट, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, फिल्मों से, तमाम साधनों से, उन सबको आपको एनालाइज करना है और एनालाइज करके ये डिफरेंशिएट करना है, ये सही है ये गलत है, ये बात ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे प्रेजेंट की गई है। कई लोग आपको गलत रूप में हिस्ट्री रिप्रेजेंट सुनाएंगे, सुना भी रहे हैं। अब आपका काम सही और गलत गलत का फैसला करना, डिफरेंशिएट करना, ये आपका काम है।